प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस विषय पर चर्चा चर्चा करेंगे कि जो हमारा मुख्य विषय है इतिहास विषय, इसका हमारी कक्षा शिक्षण में और हमारे जीवन में इस इतिहास विषय का क्या महत्व है तथा इतिहास विषय में जो भविष्य की संभावनाएं हैं, जो हम करियर या जो रोजगार जिसे हम कहते हैं, तो करियर की क्या संभावनाएं हैं, इस बात पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि सामान्यतया कई बार आज के इस बेरोजगारी के युग में और आज जो निरंतर हम सरकारी सेवाओं के लिए प्रयासरत रहते हैं और सरकारी सेवा में कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न निकलने के बाद हम हताश से हो जाते हैं और फिर हमें ये लगता है कि हमारा अध्ययन, हमारी जो एक पढ़ाई हमने की, जो अध्ययन हमने किया, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, ये सब बेकार है। तो इस तरह के कई बार हमारे मन में ये ऐसी निराशा पैदा हो जाती है, ऐसी निराशा की भावनाएं हमें जागृत हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कोई भी विषय, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो या विज्ञान विषय की कई शाखाएं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या टेक्नोलॉजी जो हमारी आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो कंप्यूटर सेक्टर में जो तमाम रोजगार की संभावनाएं हैं, तो इन सभी का अपना एक रोजगार के लिए तो महत्व है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको यह जानना भी आवश्यक है कि किसी भी विषय का अध्ययन रोजगार के साथ साथ ज्ञानार्जन के लिए भी किया जाता है। उस विषय से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे जीवन को कैसे वो विषय आसान बनाता है, यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि इतिहास विषय का जीवन से क्या संबंध, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर आपको इतिहास का ज्ञान न हो, इतिहास का अर्थ केवल एक विषय के रूप में मत न लें आप, इतिहास का अर्थ जो बीत गया है, जो समय गुजर गया है, जो समय व्यतीत हो गया है, जो अतीत बन गया हमारा, उस अतीत में हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी हमारे सामने समस्याएं, परिस्थितियां आई, वह सब हमारे लिए क्या है, व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए, प्रत्येक के लिए वो क्या है, उसका एक इतिहास है। उसका गुजरा हुआ कल क्या है, उसका अतीत, और वो अतीत क्या है, उसका इतिहास। अब वो अतीत, वो इतिहास उसके लिए महत्वपूर्ण कैसे है? अगर हम आज जो इस स्थिति में पहुंचे हैं, जहां पर भी हम आज खड़े हैं, वो सब जो है उस इतिहास का ही परिणाम है। हमारे जीवन को यहाँ तक पहुंचाने में हमारे अतीत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतीत मीन्स हमारा गुजरा हुआ कल या हमारा इतिहास, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई व्यक्ति अगर हम अपने, वही फिर बात आ जाती है रोजगार की, और सर्वोच्च पदों पर बैठे जो हमारे व्यक्ति हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है या हमारे उच्च जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो अधिकारी वर्ग हैं, उनको लें, तो आप सोच सकते हैं कि उस पद तक पहुंचने के लिए उन्होंने अब तक क्या संघर्ष किया, या अब तक उन्हें किन किन परिस्थितियों गुजरे, उन सब के योगदान के परिणाम स्वरूप ही आज वे लोग उन उच्च पदों पर आसीन हैं। अब यहाँ पर पदों की बात नहीं है, यहाँ पर आप किसी भी व्यापारी को, समृद्ध जो व्यापारी के वर्ग है या समृद्ध अपने उद्योगी जो उद्यमी लोग हैं वो हैं, तो वो उद्यमी लोग भी वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, उसके लिए उनका जो अतीत है, उस अतीत के आधार पर उन्होंने जो भी संघर्ष किया है, जो भी परिस्थितियाँ झेली हैं, तो उन सब के कारण ही आज वो अपने उस स्थान पर, अपने उस शीर्ष या अपने उस महत्वपूर्ण स्थान पर विराजमान है या वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास ऐसा नहीं कि केवल एक सामान्य सा विषय है जिसे हम केवल किसी जोड़ते हैं कि केवल राजा महाराजाओं की गौरव गाथा तक। इतिहास वह नहीं है। इतिहास में, जैसे मैंने कहा, इतिहास क्या है, जो गुजर गया, जो अतीत है, जो व्यतीत हो गया, उस अतीत का अध्ययन करना। अध्ययन ऐसा नहीं कि हम प्रत्येक घंटे में क्या हुआ या प्रत्येक दिन क्या हुआ, ऐसी प्रत्येक घटनाओं का अध्ययन हम कर नहीं सकते हैं, और इतना विस्तृत अध्ययन, इतना व्यापक अध्ययन संभव नहीं है।
इसलिए इतिहास के अंतर्गत हम किन बातों का मुख्यतः अध्ययन करते हैं, जो हमारे जीवन की या हमारे समाज की या जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं, उनका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। आपको अगर आप अपने अब तक के जो जीवन आपका व्यतीत हुआ है, अगर आप उस पर फोकस करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जीवन में, विद्यार्थियों को विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि आपके अभी तक आपकी उम्र 18-20 जो भी है, 18-20 की आयु जो आपकी है, अब तक आपका जो जीवन व्यतीत हुआ है, क्या आपको प्रत्येक दिन की, प्रत्येक घंटे की जानकारी है? क्या आपके कि प्रति घंटे में क्या हुआ था या पर उस दिन क्या हुआ था, ऐसा है? नहीं। आप ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में या प्रत्येक दिन के बारे में कुछ भी ऐसा ये कुछ भी ऐसा सब कुछ याद नहीं रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक घंटे या प्रत्येक दिन की घटनाओं की जानकारी या उसकी स्मृति में वो सब घटनाएं नहीं होती हैं। कौन सी चीज़ें उसके जीवन में, उसकी स्मृति में होती हैं? जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, जो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। माना किसी व्यक्ति ने अपने अध्ययन के दौरान 10वीं में या 12वीं में या अन्य जो भी क्षेत्र उसका रहा है, उसमें उसने बहुत अच्छी श्रेणी में उसने उत्तीर्ण किया वो परीक्षा। मानो उसने मैट्रिक की परीक्षा उच्च अंकों से सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया, या उसने अच्छे परसेंटेज से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, तो निश्चित ही वो बात उसके दिमाग में रहती है, या उसकी स्मृति में वो बातें रहती हैं। या उसने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई चीज़ की रचना कर दी, तो वो बात भी उसके क्षेत्र में उसमें रहती है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं, उन्हें वह हमेशा याद रखता है। जो अच्छी बातें होती हैं, जो उसको बार बार याद आती हैं, जिन्हें वो बार बार याद करके उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, वो खुश हो जाता है, तो उनसे उसको क्या, उन घटनाओं की याद करके जो उसकी उपलब्धियां हैं, उनको पुनः उसको स्मृति में ला करके उसको और प्रेरणा मिलती है, और वो उत्साह से भर जाता है और कहता है, हाँ, क्यों नहीं मैं इस काम को कर सकता हूँ, आगे भी मैं और कुछ बहुत कुछ कर सकता हूँ। और यही इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यही नहीं, इतिहास हर विषय का है। अगर प्रत्येक विषय का इतिहास, अगर उस किसी भी विषय में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो उस विषय के इतिहास को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि मानव विज्ञान का क्षेत्र हम लें, रसायन विज्ञान में या मानव भौतिक विज्ञान में या अन्य विज्ञान में, जो कोई भी विज्ञान हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए या उसमें कोई नई खोज करने के लिए पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि अब तक उस क्षेत्र में क्या क्या खोजें हो चुकी हैं। अगर हमें यह जानकारी नहीं होगी कि उस विषय में अब तक क्या क्या खोजें हो चुकी हैं, तो हम उस विषय में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप माना रसायन विज्ञान के क्षेत्र में लें, अगर आपको उसमें किसी नए तत्व की खोज करनी है, तो आपको पहले यह जानना जरूरी है कि अब तक कितने तत्वों की, कौन से तत्वों की खोज हो चुकी है। अगर आपको यह जानकारी नहीं होगी कि अब तक किन तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो आपने अगर ऐसे तत्व पर अपना शोध जारी रखा कि जिसकी खोज पहले हो चुकी है, तो आपका सारा शोध कार्य, सारा अध्ययन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए यह जानना जरूरी है कि अब तक उस विषय में क्या खोजें या क्या क्या उसमें हो चुका है। तो ये उस विषय का क्या है, इतिहास है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यह जानना जरूरी होता है व्यक्ति के लिए कि उसने अब तक क्या क्या किया है, और कैसे कैसे उसने अब तक की जो अपने अध्ययन के, अपने जीवन के कौन कौन से पड़ाव उसने पार किए, और इस तरह अपने अतीत के आधार पर ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो निश्चित ही उसको अब तक जो उसका अध्ययन का क्षेत्र है, निश्चित ही विज्ञान से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने स्नातकोत्तर परीक्षा उसने कला के विषय से प्राप्त कर ली और फिर वो पीएचडी जो है साइंस के विषय में, विज्ञान के विषय में करना चाहता है। ऐसा संभव नहीं है। तो यही स्थिति है कि वो वही आगे बनेगा जो अब तक का उसका क्या रहा है, उसका बैकग्राउंड रहा है। यही जैसे राजनीति की बात ही लें, राजनीति में भी वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अब तक कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा रहे, राजनीति में सक्रिय रहा है, या
किसी न किसी तौर पर सामाजिक कार्यों में, समाज सेवा में, समाज सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा है। तो इस तरह मेरा कहने का अर्थ ये है कि इतिहास विषय हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो इतिहास से अधूरा हो। तो आप इतिहास का महत्व समझ सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास के बारे में कहा भी है कि इतिहास हमें केवल अतीत से जोड़ने में, हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास जो बीत गया वो हमें अच्छाई और बुराई के बारे में भी ज्ञान कराता है कि अब तक जो बीता, जो घटनाएं हुई है, उनके कारण क्या थे, कैसे उन घटनाओं से को रोका जा सकता है, कैसे उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जो 2013 में केदारनाथ आपदा आई, तो उस घटना से हमने निश्चित ही, हमारी सरकार ने, हमारे पर्यावरणविदों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने सबक लिया होगा और लिया है कि वास्तव में केदारनाथ आपदा के कारण क्या थे, और अगर उन कारणों को दूर किया जाए तो ऐसी आपदाओं को रोका जा सकता है। तो इतिहास हमको ये सब सिखाता है। यही नहीं, इतिहास हमको प्रेरित करता है, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि इतिहास कैसे हम क्या करें, अपने पिछली जो भूलें हैं, पिछली जो त्रुटियां हैं, उनको सुधार कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसीलिए बेकन ने कहा है कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को विवेकवान बनाता है। जो फ्रांसिस बेकन एक प्रमुख विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसीलिए कहा है कि इतिहास का अध्ययन क्या करता है, मनुष्य को विवेकवान, बुद्धिमान बनाता है। और इतिहास का जो हमारी सामाजिक, जो जैसे मैंने कई बार बताने का प्रयास किया है कि आज इतिहास की परिभाषा ये नहीं है कि हम राजा महाराजाओं के बारे में अध्ययन करें, बल्कि इतिहास क्या है, संपूर्ण समाज का अध्ययन। किसी एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना इतिहास नहीं है, बल्कि हमारा जो मानव समाज है, अतीत में मानव समाज ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, कैसे मानव समाज की जो गतिविधियां रही, उन सब का अध्ययन करना, माने मानव समाज के क्रियाकलापों का अध्ययन, अतीत के मानव समाज के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही इतिहास है। इतिहास, जैसे मैंने कहा कि हम सामान्य तौर पर लोग ये समझते हैं कि, या सामान्य तौर पर आम एक धारणा बन जाती है कि इतिहास विषय में भविष्य की कोई संभावनाएं नहीं। इतिहास को, अगर हमने इतिहास विषय को पढ़ लिया तो हम किसी भी जीवन के किसी क्षेत्र में रोजगार या उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो इतिहास हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि कैसे हम जीवन में आगे बढ़ें, अपने अतीत की भूलों से, अतीत से हम प्रेरणा लें। सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो यही है कि कैसे हमको इतिहास एक बुद्धिमान बनाता है, एक जीवन जीने की क्या देता है, हमको एक राह बताता है। साथ ही साथ इतिहास विषय की जो बातें हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास में आज भी भविष्य की संभावना है, उसमें रोजगार की संभावना है। आप इतिहास विषय को लेकर के आप उससे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे संग्रहालयों में आपको, विद्यार्थी को विशेषकर मैं फोकस करना चाहूँगा कि बच्चों, आपको शायद जानकारी हो या नहीं भी हो सकती है, उसे होनी चाहिए कि आज जो है हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न स्थानों पर संग्रहालय, जिन्हें हम कहते हैं म्यूजियम बने हुए हैं। और ये म्यूजियम विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे उसमें हिस्टोरिकल जो हिस्टोरिकल म्यूजियम है वो तो है ही हैं, साथ ही साथ अन्य वस्तुओं के भी म्यूजियम बने हैं कि जो हमारा पहनावा था, या जैसे विभिन्न गुड़िया जो डॉल्स के म्यूजियम, या जो रेलवे से संबंधित म्यूजियम की, रेल से संबंधित जो कैसे रेलवे का विकास हुआ वो म्यूजियम, विभिन्न प्रकार के म्यूजियम जो है हमारे उसमें बने हुए हैं। इतिहास से संबंधित म्यूजियम तो हैं ही, जो हमारी आर्कियोलॉजी, जो पुरातात्विक जो हमारी वस्तुएं हैं, जो कहीं खनन में प्राप्त हो जाती हैं या कहीं भी जो वस्तुएं मिलती हैं, जो सिक्के हैं, जो हमारे तमाम प्रकार के उपकरण हैं, ये जो कहीं प्राप्त होते हैं तो इनको संग्रहालयों में रखा जाता है। और ये संग्रहालय कई तो स्थानीय आधार पर भी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में भी विभिन्न प्रकार के संग्रहालय हैं। और साथ ही साथ भारत के जो केंद्रीय संग्रहालय हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अतिरिक्त राज्यों में प्रत्येक राज्य के अपने संग्रहालय हैं। राज्यों के अलावा कई स्थानों पर तो जैसे नगरों में, बड़े बड़े महानगरों में भी संग्रहालय बने हुए हैं। और इन संग्रहालयों में वहाँ जो कर्मचारी वर्ग होता है, उसको निश्चित ही उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है
कि वो पुरातत्व विज्ञान या इतिहास विषय से उसने अध्ययन किया हो, चाहे स्नातकोत्तर स्तर में या स्नातक स्तर पे, तो उसके लिए इतिहास विषय का ज्ञान होना जरूरी है। और इस तरह इतिहास विषय के अध्ययन के द्वारा जो संग्रहालय हैं, जो म्यूजियम्स हैं, उनमें रोजगार की संभावनाएं बनती हैं और पर्याप्त संभावनाएं उसमें हैं। इसके अलावा कला दीर्घाएं, आपने देखा होगा जगह जगह नगरों में कला, जो विभिन्न जो पेंटिंग्स होती हैं या कला से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, उनकी जो है जगह जगह प्रदर्शनी लगाई जाती है। और कई जगह तो कुछ समय के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है, और कुछ क्या है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ की उन वस्तुओं को निरंतर प्रदर्शित किया जाता है, मानी उनके लिए स्थान तय है, उनको कहते हैं कला दीर्घ। वो स्थान हमेशा विभिन्न कलाकृतियों के लिए नियत है, और ऐसी कला दीर्घाएँ विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न महानगरों में बनी हुई हैं। उन कला दीर्घाओं में भी जिन छात्र छात्राओं ने इतिहास विषय का स्नातकोत्तर स्तर पर या स्नातक स्तर पर अध्ययन किया है, इतिहास या पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन किया है, तो उनको इन कला दीर्घाओं में रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से उनको प्राथमिकता दी जाती है, और उनके लिए इन कला दीर्घाओं में भी रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। पुरालेखों के अध्ययन के क्षेत्र में जो प्राचीन लेख हैं, अभिलेख हैं, ताम्र जो पांडुलिपियाँ हैं, उनके अध्ययन के क्षेत्र में भी क्या है, रोजगार की संभावनाएं हैं। यद्यपि इन क्षेत्रों में, पुरालेखों के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कम हो सकती हैं, लेकिन अब इनका महत्व इस तरह से भी है कि आप अगर इन लेखों को पढ़ना, अध्ययन करना जानते हैं, तो आप स्वयं इनकी व्याख्या करके, इनको प्रकाशित करके, इनको अलग ढंग से क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वैसे विभिन्न जो संग्रहालय हैं या जो अभिलेखागार हैं, जैसे मैं कह रहा था कि जो भारत सरकार ने विभिन्न स्थानों पर जो संग्रहालय बनाए, म्यूजियम्स जो बनाए हैं, ऐसे ही हमारे केंद्रीय सरकार का, भारत सरकार के क्या हैं, अभिलेखागार भी हैं, जिनको कहते हैं आर्काइव्स। ये अभिलेखागार दिल्ली में या विभिन्न कलकत्ता में, ऐसे कई महत्वपूर्ण महानगरों में तो बने हुए हैं केंद्र सरकार के। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य सरकार के भी अपने क्षेत्रीय और राज्य अभिलेखागार विभिन्न स्थानों पर ये इनकी स्थापित है, और इन अभिलेखागारों में भी इतिहास विषय के और पुरातत्व विज्ञान के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। इन अभिलेखागारों में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को संग्रहित किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, और वो अभिलेख हमें बताते हैं, हमारे अतीत की जानकारी देते हैं, हमें अतीत के बारे में बताते हैं। तो इस तरह अभिलेखागार के क्षेत्र में भी, अभिलेखागारों में भी, आर्काइव्स में भी इतिहास विषय के छात्रों की भविष्य की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं, रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। जैसे भारतीय पुरातत्व विभाग है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के भी विभिन्न स्थानों पे अपने कार्यालय हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो विभिन्न जो पुरातात्विक स्थान हैं, जैसे मंदिर हैं या कहीं पुरातात्विक जो किले हैं या अन्य जो दुर्ग, जो अन्य ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर जो है भारतीय पुरातत्व विभाग रोजगार के अवसर प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात, पर्यटन के क्षेत्र में भी रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इतिहास विषय का विद्यार्थी जो है पर्यटन गाइड के रूप में, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के गाइड के रूप में अपना रोजगार कर सकता है। इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में भी गाइड के रूप में, इको टूरिज्म के क्षेत्र में, ऐतिहासिक पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में इतिहास विषय के विद्यार्थियों के रोजगार की प्राप्त संभावनाएं बनती हैं। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में है ही, शिक्षा के क्षेत्र में आप स्नातकोत्तर स्तर पर इतिहास विषय का अध्ययन करके नेट, यूसेट, जीआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करके आप शोध के क्षेत्र में जा सकते हैं। फिर उसके क्षेत्र में आगे आप विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्राध्यापक बन सकते हैं। यही नहीं, आप बीएड, एमएड करके विद्यालय शिक्षा में शिक्षक बन सकते हैं, या इस तरह विभिन्न प्रकार के जो शिक्षणालय हैं, उनमें आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि प्रशासनिक सेवा में इतिहास विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इतिहास विषय के अध्ययन से आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में या राज्य प्रशासनिक सेवा में भी अपना करियर बना सकते हैं। इस क्षेत्र में भी इसकी पर्याप्त संभावनाएं बनी हैं, पर्याप्त संभावनाएं हैं।
मैं तो कई बार बताता हूँ, थोड़ा इस समय जो विद्युत की प्रॉब्लम है वो हो गई है मेरे इस पीसी पर जो है। अब विद्युत की जो समय आप टोक जो आवाज़ सुनने होंगे, तो विद्युत की चलो अच्छी बात हो गई कि फिर विद्युत की जो आपूर्ति वो सुचारू हो गई है, और मैं जो अपना जो शीर्षक है उस पर अच्छे ढंग से चर्चा कर पाऊँगा। बीच में थोड़ा सा लाइट चले जाने से जो प्रॉब्लम हो गई थी, वो विद्युत की आपूर्ति से वो सुचारू हो गई है। तो मैं अब आपको विस्तृत रूप से समझाना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में इतिहास की कैसे संभावनाएं हैं। प्रत्येक नगर, प्रत्येक राज्य, जिला या हमारे देश में या हम कहीं पूरे विदेश में जो है क्या इतिहास ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ा पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में अभी तक जैसे हमारे उत्तराखंड में ही ऐतिहासिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं किया गया है, जबकि हमारे उत्तराखंड में अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं। यद्यपि धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड में पर्याप्त रूप से विकसित है, परंतु ऐतिहासिक पर्यटन पर कोई जोर नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र में कोई प्रयास आगे बढ़ने का नहीं किया गया है। आपको जानकारी होगी कि हमारे उत्तराखंड में चाहे वो कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल हो, इन दोनों स्थानों में हमारी जगह जगह विभिन्न गढ़, जैसे गढ़वाल में तो 52 गढ़ हैं ही। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के गढ़ जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पुरातात्विक स्थल हैं, ऐसे गढ़ विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। परंतु इन गढ़ों की न तो खुदाई हुई, अगर कुछ चंद जो गढ़ हैं उनको छोड़कर, जैसे चांदपुर गढ़ जिसकी खुदाई हुई है, ऐसे 2-4 गढ़ों को छोड़ करके अन्य गढ़ों की कोई खुदाई नहीं की गई, और न ही उनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। जबकि ये गढ़ जो हैं हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के साथ धार्मिक पर्यटन से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन गढ़ प्रत्येक गढ़ में कोई ना कोई धार्मिक जो देवी देवता है उसको वो स्थापित है। जैसे लंगूरगढ़ या भैरवगढ़ी या चांदपुरगढ़ी, तो प्रत्येक गढ़ में, जैसे हमारे दसौलीगढ़ जहाँ पे एक निश्चित उसके बगल में जो उसके नज़दीक में काली मठ जो काली माई का मंदिर है, जो दशम द्वार देवी का मंदिर है, तो ऐसे ही प्रत्येक गढ़ में कोई ना कोई धार्मिक स्थान उससे जुड़ा हुआ है। तो हम इन गढ़ों को, जो हमारे उत्तराखंड में गढ़ हैं, इन गढ़ों को ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के साथ साथ धार्मिक पर्यटन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा इको टूरिज्म है, उत्तराखंड में इको टूरिज्म की भी बहुत संभावना है। इको टूरिज्म में हमारी जो पारिस्थितिकी जो पर्यटन है, जो हमारे विभिन्न जो ग्लेशियर हैं, हमारे जो फॉरेस्ट लैंड हैं, जो हमारे बुग्याल हैं, इनमें जो इको टूरिज्म जो पर्याप्त रूप से विकसित हो सकता है, उसको भी अभी उतना महत्व नहीं दिया गया है। तो इस तरह पर्यटन के क्षेत्र में तो इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। कैसे कि वो उस स्थान पर गाइड के रूप में कार्य कर सकते हैं, उस स्थान के बारे में बता सकते हैं कि इस गढ़ की स्थापना कैसे हुई, क्या कौन इस गढ़ में राजा थे, कैसे उनकी उस समय की शासन व्यवस्था थी, या कैसे उस गढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, कैसे इन गढ़ों से कहीं पानी लाने की व्यवस्था है, इन सबको आप बता सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने कहा प्रशासनिक सेवा में इतिहास विषय के अध्ययन के बाद अगर आप उसमें पर्याप्त मेहनत करते हैं, तो आपको निश्चित ही प्रशासनिक सेवा में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। और मैं एक बार कह रहा था किसी उस व्याख्यान में, जब मैंने व्याख्यान दिया, तो मैं कहता सबसे बड़ी बात आज जो एक बड़ी विडंबना है कि राजनीति को आज रोजगार के तौर पर ज़्यादा जाने लगा है। पहले जो है राजनीति को समाज सेवा के रूप में जाना जाता था, परंतु यह विडंबना कहें या इसको दुर्भाग्य कहें कि आज राजनीति के क्षेत्र में राजनीति को रोजगार के तौर पर देखा जा रहा है, और सबसे बड़ा रोजगार राजनीति में हो गया है। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि जिस राजनीति को पहले जो है समाज सेवा, स्वैच्छिक सेवा समझा जाता था, आज वो राजनीतिक क्षेत्र क्या हो गया है, उसमें हमारे जो नीति नियंता है उन्होंने उस क्षेत्र को एक ऐसा रोजगार का क्षेत्र बना दिया है कि उसमें भी रोजगार का क्षेत्र भी कैसा, जिसमें जो कमाई की कोई सीमा नहीं है। आपने देखा होगा कि आज जो हमारे राजनेता हैं, बड़े बड़े पदों पर जो हमारे राजनेता आसीन हैं, कैसे वो एक 5 वर्ष के कार्यकाल में ही सामान्य नागरिक से, कैसे वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय अर्थव्यवस्था के व्यक्ति से एकदम वो
करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। ये तो एक विडंबनाई है और एक चर्चा का विषय भी है। तमाम ऐसी विसंगतियाँ आप समझ सकते हैं कि जिस राजनीति को पहले स्वैच्छिक सेवा और समाज सेवा समझा जाता था, आज उस राजनीति के लिए अपने जो हमारे कानून निर्माता है उन्होंने अपने लिए तो पेंशन नियत कर दी, और जो कर्मचारी जो पूरे जीवन भर अपने 60-65 साल तक सेवा करता है उसको क्या कर दिया, उसको पेंशन से बाहर कर दिया। ये एक बहस का विषय को आप समझ सकते हैं। और इसमें भी रोजगार की संभावना है। कैसे, मैं आपको बता सकता हूँ इतिहास के क्षेत्र में कैसे राजनीति की संभावनाएं हैं। तमाम जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो हमें इतिहास से ही सीखने को मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरोप के इतिहास में, फ्रांस में, आपने फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम अवश्य सुना होगा कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सैनिक से, साधारण लेफ्टिनेंट से वो फ्रांस का सम्राट बन गया था। यद्यपि ये भी एक अलग विषय है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का बहुत तीव्र गति से विकास किया। ये एक बहुत ही उसके बारे में बहुत अच्छी बात है, और यही कारण रहा कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ख्याति प्राप्त रहा। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी अधिक थी कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जो मित्र राष्ट्र थे, जो 4 बड़े देश थे, जब उन 4 बड़े देशों ने उसको पराजित किया और उसको निर्जन द्वीप में निर्वासित कर दिया, तो फिर वहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट किसी तरह वहाँ से भाग आया और फ्रांस में जब वो पहुँचा तो पेरिस में उसका भव्य स्वागत हुआ और फिर उसने 100 दिन शासन किया। बाद में भले ही वो वाटरलू के युद्ध में अंततः पराजित हुआ, लेकिन पहले जो लिपजिंग के युद्ध में, जिसको राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है, उसमें जब पराजित हुआ था और उसे निर्जन द्वीप में जब निर्वासित किया गया था, तो वहाँ से भाग कर जब वो पेरिस पहुँचा तो पेरिस में उसका भव्य स्वागत किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस में बहुत लोकप्रियता थी। मानी फ्रांस में उस समय नेपोलियन बोनापार्ट बहुत लोकप्रिय था। अब देखो इस लोकप्रियता का देखो प्रभाव कैसा पड़ता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जब पतन हुआ उसके बाद फिर वहाँ लुई 18वां वहाँ का शासक बना, फिर लुई 10, फिर ये लुई फिलिप, और बाद में फिर वहाँ जब लुई फिलिप के बाद जब वहाँ 1848 की क्रांति हुई, तो 1848 की क्रांति ने क्या कर दिया, फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और पुनः गणतंत्र की स्थापना कर दी, जिसे हम फ्रांस के इतिहास में द्वितीय गणतंत्र के रूप में जानते हैं। इस गणतंत्र के रूप में जब स्थापित हुआ, फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र स्थापित हुआ, तो वहाँ राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। संयोग से उस राष्ट्रपति पद के चुनाव में नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा लुई नेपोलियन भी एक प्रत्याशी था। और लुई नेपोलियन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था कि फ्रांस में नेपोलियन नाम की क्या लोकप्रियता है, और ताजुब करेंगे आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। लुई नेपोलियन ने स्वयं कहा कि नेपोलियन नाम अपने आप में एक कार्यक्रम है, अर्थात जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सैनिक से फ्रांस का सम्राट बन गया, फ्रांस का चांसलर बना, पहले तो प्रथम काउंसलर बना, बाद में सम्राट बन गया। तो ऐसे ही लुई नेपोलियन का मानना भी था कि वो भी अपने चाचा के पद चिन्हों पर चलते हुए निश्चित ही बाद में फ्रांस का राष्ट्रपति बनने के बाद फ्रांस का सम्राट बन जाएगा, ऐसा उसके मन में था। और इसलिए उसने कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन नाम अपने आप में एक कार्यक्रम है। और आपको आश्चर्य होगा कि उस लुई नेपोलियन के नाम के आगे जो नेपोलियन शब्द लगा हुआ था, उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि लुई नेपोलियन राष्ट्रपति के चुनाव में भारी मतों से विजयी रहा। और बाद का अगर आप इतिहास का अध्ययन करें तो बाद में वो सम्राट भी बना नेपोलियन बोनापार्ट की तरह। और उसने एक बहुत अच्छी मज़ेदार बात कही कि राजनीति के क्षेत्र में जब उसने अपने को सम्राट घोषित करने के लिए जनमत करवाया, तो उसने पत्रकारों का बहुत उपयोग किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास विषय के अध्ययन से आप यह भी जान सकते हैं कि अतीत में जो बड़े बड़े राजनेता हुए हैं उन्होंने कैसे विभिन्न प्रकार के पैंतरे अपनाए हैं। और आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि आज भी कई राजनेता ऐसे ही पैंतरे, ऐसे तरीके अपनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास विषय का अगर आपने गहराई से, गहनता से अध्ययन किया तो आपको राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता अवश्य मिल सकती है। और आपके सामने ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे नेपोलियन नाम के कारण ही
लुई नेपोलियन राष्ट्रपति बन गया था। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र में नाम चलते हैं। एक सामान्य आदमी के लिए राजनीति में अपने आप को स्थापित करना बहुत कठिन है, परंतु जो पहले से ही जिसके जो लोग राजनीति के क्षेत्र में पहले से सक्रिय हैं, जुड़े हैं, तो वो आसानी से अपने संतान को, अपने पुत्र पौत्र को आसानी से राजनीति में स्थापित कर देते हैं। तो इतिहास हमको ये भी सिखाता है। ये तमाम संभावनाएं इतिहास में जो भविष्य की संभावनाएं छुपी हुई हैं, उनको आप समझ सकते हैं। मैंने तमाम चीज़ें आपको बताई। उत्तराखंड के संदर्भ में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में, जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड की राजनीति में या हमारे देश की राजनीति में भी इस तरह के कई ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह इतिहास विषय में, संग्रहालयों के क्षेत्र में, कलादिघाओं के क्षेत्र में, पुरालेखों के अध्ययन के क्षेत्र में और पुरातत्व के क्षेत्र में, जैसे जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, उस पुरातत्व विभाग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं इतिहास विषय के अध्ययन के पश्चात। या हम कह सकते हैं इतिहास और पुरातत्व विभाग के अध्ययन के पश्चात। साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा ना, पर्यटन के क्षेत्र में आपको ये जानकारी होनी जरूरी है कि जिस स्थान के बारे में आप बता रहे हैं उसका इतिहास आप जानते हो, और फिर आप में ऐसी कला होनी चाहिए कि आप उसको इस तरह प्रस्तुत करें कि जो टूरिस्ट हैं वो उसको बड़े चाव से, हम कह सकते हैं बड़े इंटरेस्ट उसमें लेकर के उसको सुने। ऐसे ही मैं एक स्थान आपको बताना चाहूँगा। मैंने उसे बहुत सारे व्याख्यानों में इस बात की चर्चा की है कि हमारे उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं, अगर आप उनको अपने एक सुंदर प्रस्तुतिकरण के द्वारा उनका परिचय देंगे तो निश्चित ही लोग उनको देखने के लिए और आकर्षित होंगे। हमारे उत्तराखंड में एक ऐसी नदी है जिस नदी की आप पूरी तरह परिक्रमा कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये नदी जो अमृत गंगा है, ये जो गोपेश्वर के नज़दीक जो मंडल स्थान है, अत्रि अनुसुईया आश्रम है, अनुसुईया मंदिर के आगे जो अत्रि आश्रम है, उस आश्रम के पास ही नदी ऊपर चट्टान से गिरती है। और इसकी अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से इसकी जो हमारे गोपेश्वर के विद्यार्थी वो जरूर जानते होंगे, यहाँ से इसकी पूरी परिक्रमा हो जाती है। तो इस नदी की बिना एक बूंद छोड़े भी, मानिए आप एक बूंद भी छूटती नहीं है, पूरी नदी की आप परिक्रमा कर देते हैं। तो ये भी एक आपके प्रस्तुतिकरण का तरीका हो सकता है कि आप ऐसा बताएं कि कैसे आप जो है अपने विषय को प्रस्तुत कर सकते हैं कि ऐसी एक नदी है या कोई भी वस्तु है, उसका आपका प्रस्तुतिकरण कैसे हो सकता है। जिसमें आपको बताऊं, एक हमारे यहाँ जो लिंगोड़े का पेड़, लिंगोड़े की सब्जी हमारे उत्तराखंड में खाई जाती है। और लिंगोड़ा सामान्यतः एक जो छोटी घास होती है, लेकिन ये भी एक आश्चर्य का विषय है कि दसौलीगढ़ के पास जो काली मठ मंदिर है, उसके पास पहले कुछ सालों पहले ये लिंगोड़े का पेड़ इतना बड़ा था, आप देख सकते पूरा पेड़ है ये। तो ये भी एक हमारी वनस्पति की एक अलग विशेषता है। और अगर ऐसे स्थान अगर आप और उसी का ऐसा परिचय देंगे तो संभवतः निश्चित ही उनकी जिज्ञासा बनेगी कि वो इन स्थानों को देखें। तो इस तरह जो है विभिन्न ऐसे तथ्य हमारे पास होते हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्यटकों को लुभा सकते हैं, उनको आकर्षित कर सकते हैं अपने पर्यटन स्थलों को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको निश्चित ही मेरा यह व्याख्यान पसंद आया होगा। धन्यवाद।